तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सभी लोग बढ़िया होंगे क्योंकि आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार मानवा। तो गाइस, इस मानवा में मुझे नहीं पता राइटर के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप लोग बस स्टार्टिंग के 10 मिनट सरवाइव कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आगे की स्टोरी इतना धमाल करेगी कि आप सोचोगे, यार ये 10 मिनट टोटली वर्थ इट थे। अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए, बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। एज बैंगनी रंग को नहीं समझ पाया। स्पेक्टर ने बताया कि आकाशीय क्रिम्सन जेड का आशीर्वाद प्राप्त करने से महान क्षमताएं प्राप्त होंगी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद डेसी उस वस्तु से बंध जाएगी। जब हा का जीवन स्पेक्टर्स से जुड़ा होगा तो यह एक डोरी से बंधी होगी। हालांकि ऐसा लगता है कि उसके शरीर पर वह नहीं थी। जिज्ञासु हमारा नायक पूछता है कि क्या उसे क्षमताएं प्राप्त होंगी, और उसे बताया जाता है कि किसी प्रकार की क्षमता प्राप्त करना तुरंत सामान्य होगा। स्पेक्टर कहना जारी रखता है कि इस राग के बिना किसी के लिए अपनी आत्मा को अपने कबीले के वंशजों के साथ जोड़ना समझ में नहीं आता। वह पूछता है कि वे किस प्रकार की क्षमताएं हो सकती हैं, और आभा जवाब देती है कि यह उसकी इच्छाओं के आधार पर भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप जीवन के सिद्धांतों की तलाश करने वाले केन हैं तो वह आरशी बनने के लिए पूर्ति की बिजली से मारा जाएगा। लेकिन हाँ, फिर कहता है कि उसे ऐसा कोई आशीर्वाद, एच को कुछ खास वादे करते हुए एच अपने जीवन में किसी ऐसे क्षण को याद करने की कोशिश करता है। सोचता है कि क्या उसे उन्हें बता देना चाहिए कि वह वास्तव में पुनर्जन्म है। इस बात पर विचार करने के बाद कि क्या क्रिम्सन जेड के भीतर की आवाज़ों को उसके पुनर्जन्म के बारे में बताना है या नहीं, वह अंततः सब कुछ प्रकट करने का निर्णय लेता है। सिलहुटों में से एक को आश्चर्य होता है कि वह अपने पूर्वजों पर क्यों संदिग्ध था, जो नायक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वे उसे सूचित करते हैं कि वे अब केवल आत्माओं के रूप में मौजूद हैं, इसलिए उनके पास भौतिक दुनिया में अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने की कोई क्षमता या इरादा नहीं है। वे आपस में एक निश्चित विश्वास स्थापित करते हैं, इस नई स्थिति के प्रति पूर्ण खुलापन दिखाते हैं। आखिरकार वे सभी उसके परिवार का हिस्सा थे। फिर हा को विश्वास हो जाता है और वह उन्हें बताता है कि वह कौन है और कहाँ से आया है, जिससे सिलहुट्स और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो हुआ उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। सिलहुट्स हार के अंदर वापस लौट आते हैं क्योंकि पिछला वातावरण फीका पड़ जाता है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। हम देखते हैं कि नायक जो हुआ था उस पर विचार कर रहा है, लेकिन वह जल्दी ही अपने बड़े भाई के आगमन से बाधित होता है, जो एक यात्रा पर जाने के लिए उत्साहित है। चुप्पी के एक पल के बाद एच अपने भाई की यात्रा की उम्मीदों को यह कहकर तोड़ देता है कि वास्तव में वह यात्रा नहीं कर सकता है। भाइयों के बीच बातचीत एच के साथ जारी रहती है कि वह केवल अवकाश के लिए नहीं जा रहा है, और उसका भाई यात्रा के दौरान अच्छे व्यवहार का वादा करता है। वह साथ जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन एच यात्रा के विषय से उसका ध्यान हटाने के लिए कुछ कहने से इनकार कर देता है। शुरू में उसका भाई इसके लिए मान जाता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि हॉल विषय बदलने की कोशिश कर रहा था। यह एक बार है, और हम देख सकते हैं कि इस वजह से समय के साथ यह चरित्र कैसे बड़ा हुआ है। एस पूछता है कि क्या वह कम से कम चुप रहेगा, और हुक पुष्टि करता है कि वह चुप रहेगा। एच को उसे साथ ले जाने के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। इसी बीच हम एक छाया को आते हुए देखते हैं, हाँ, उसे सूचित करते हुए कि सशस्त्र लोगों की भीड़ उनकी ओर आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी दरवाजे को लात मारकर खोल रहा है। उसके पीछे कुछ लोग अपने औजारों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कबीले के नेता एच भीड़ के सामने खुद को उस कबीले के नेता के रूप में पेश करता है, जबकि वहां मौजूद सभी लोगों से अपमान और धमकियां सुन रहा है। वह पूछता है कि वे उससे नाराज क्यों थे, और एक बूढ़ा आदमी कहता है कि व्यापार में नैतिक कोड होते हैं, जिससे नायक हंसता है। क्यों पूछें कि वे कितने समय नैतिकता के कारण लोग उसे बिना कुछ किए अपने से अधिक लाभ कमाते और कम कीमत पर बेचते देखते थे। साथ ही वह पहले से क्रोधित लोगों का ध्यान आकर्षित करता था। वह उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता था और उन्हें कुछ दिखाने के लिए अपने वर्कशॉप में ले जाता था। उसने जो उत्पादन लाइनें स्थापित की थीं, उन्हें देखकर उनके मन में संदेह भर जाता था, और वे जो देख रहे थे उस पर सवाल उठाते थे। अपनी श्रेष्ठता को सभी के सामने स्पष्ट करते हुए वह एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी तर्क शक्ति का
उपयोग करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए एनु की छाया में नहीं रहेगा, जो लोगों को मोहित करना शुरू कर देता है। तक लोगों के बीच, और यहाँ वह राजा की आलोचना करना शुरू कर देता है जिसे उसने पहले अपना सहयोगी बनाने का फैसला किया था, और स्थानीय निवासियों का विश्वास जीतने का प्रयास करता है। जो पीड़ित थे, वह उस स्थान के इतिहास का थोड़ा सा उल्लेख करता है जहाँ वे लोग रह रहे थे, उन्हें उन विचारों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है जो वह प्रस्तुत कर रहा था। फिर अचानक उम्मीद में बदलाव के साथ वह एक बार फिर खुद पर ध्यान आकर्षित करता है। वह समझाता है कि अगले कदम उठाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। सभी को उसके साथ एकजुट होने और एक साथ मजबूत होने के लिए कहता है। वह सभी को अपने श्रमिकों का शिक्षक बनने के लिए आमंत्रित करता है और कहता है कि उन्हें अब एक कार्यशाला की भूमिकाओं में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह अपने पिता को अपने पास खींचता है और उन्हें एक कबीले के मालिक के रूप में पेश करता है और कहता है कि वह अकेले ही काम पर पुरुषों की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार था। वह अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करना शुरू करता है जो उन्हें प्राप्त होने वाले लाभों और सभी विवरणों पर प्रकाश डालते हैं जो भीड़ के लिए फायदेमंद लगेंगे। इस बीच वह एक जगह की ओर चलता है जहां कुछ भूरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। इसे अपने नए समाधान के रूप में प्रस्तुत करते हुए कपड़े के नीचे नई अनुकार्यशाला के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन यह केवल तभी होगा जब वे उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, जिससे सभी उत्साहित हो गए। जब उन्होंने सहमति व्यक्त की, वह अपने पिता से पूछता है। पिता ने बड़ों की भूमिकाओं का सारांश देते हुए अपना दोस्ताना मुखौटा उतार दिया। अब हम उन्हें अधिक शत्रुतापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देखते हैं और कहते हैं कि इसे शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण या एम एंडा कहा जाता है। वह एक नए पैनल में दूसरे स्थान पर ली के पास जाते हैं और वे शीघ्र ही बातचीत शुरू करते हैं, जबकि वह उनसे अपने आधे श्रमिकों को दूसरे मंडप में ले जाने के लिए कहते हैं। जबकि उनके प्रबंधक पूछते हैं कि क्या वह अंततः गाड़ी विकसित करने की योजना बना रहे हैं। नायक कहता है कि वह बिल्कुल सही है और कुछ और अधिक तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की अपनी योजना के बारे में बताता है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है और उस दुनिया में प्रयोज्य है क्योंकि वे बातचीत को समाप्त करते हैं। वह यह भी पूछता है कि एच में अगले दिन की यात्रा के लिए सब कुछ तैयार हो, लेकिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसके प्रबंधक के भरोसेमंद होने की वजह से सब कुछ पहले से ही तैयार था। उसने पूछा कि उसका मालिक कितने समय के लिए दूर रहेगा और मालिक ने जवाब दिया कि उसके पास लौटने की कोई तय तारीख नहीं है क्योंकि उसे अपना लक्ष्य हासिल करने की ज़रूरत है। उसने उन फैसलों के बारे में पूछा जो उसकी अनुपस्थिति में लिए जाने की ज़रूरत होगी, लेकिन हाँ कहता है कि एक किताब है जिसमें कुछ समस्याएं हैं जो सामने आ सकती हैं। उसने ली को किताब पढ़ने की अनुमति दी और हम देखते हैं कि दिन बीत जाता है जब तक कि प्रस्थान का समय नहीं हो जाता। हम अब एच और एच को एक साथ सड़क पर अपने घोड़ों पर बैठे हुए देखते हैं, जिसमें हुआ परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानवरों के साथ संघर्ष कर रहा है। उसके भाई ने अपने हाथों में अपनी डायरी के समान ही एक डायरी पकड़ी है, लेकिन रंग में गहरा है जो पिछले 1000 वर्षों से मिरम उपयोगकर्ताओं का रिकॉर्ड था। वेंट ने कहा कि वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह वास्तव में उसका भाई था, वह भाई जिसे उसने निर्दोष कहा था। और नेव ने कुछ स्थितियों को याद करना शुरू कर दिया जिन्होंने उसका ध्यान खींचा, लेकिन सब कुछ के बावजूद भले ही वह बहुत सक्षम था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे कमतर था। अपने भाई की बात सुनने के बाद जुआन आश्चर्यचकित है कि यह बातचीत हो रही है और अपने भाई की पहली बार प्रशंसा करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने बहुत प्रशिक्षण लिया है। फिर हेप एक पुरानी स्थिति को याद करना शुरू करता है जो उनके परिवार के साथ हुई थी, जिसमें उनके पिता को कुछ डाकुओं द्वारा पीटा गया था। वह एच और उनके पिता दोनों की रक्षा करना चाहता था, लेकिन डर के कारण उसने कुछ नहीं किया, लेकिन यह कहकर कि अगली बार तुम मदद करोगे और किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। यह एक सकारात्मक वाक्यांश है जो उसे भाइयों के बीच एक मार्मिक दृश्य के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम क्रिम्सन जेड के साथ एक पैनल में जाते हैं जो लड़के की तीखी जीभ और उसकी क्षमताओं पर चर्चा कर रहे हैं। क्रिम्सन जेड खुद से बात करना जारी रखता है, जबकि एच उन लोगों की इतनी अच्छी राय नहीं सुनता है जो वहाँ मौजूद हैं। वह खुद से कहता है कि उसे अपने पूर्वजों से केवल वही गहना मिला था और फिर भी उनकी आलोचना बहुत तीव्र थी।
इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए हम एज के साथ यह पता लगाते हैं कि जेड उसके विचारों को पढ़ सकता है क्योंकि उनकी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। एच फिर क्रिम्सन जेड से पूछता है कि क्या कुल मिलाकर उनमें से 8 हैं, और यदि वह सही है तो दो छाया चित्र पृष्ठभूमि में प्रकट होते दूसरे शरीर में वे अब तक उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों पर सकारात्मक टिप्पणी करना शुरू करते हैं, लेकिन यह भी उल्लेख करते हैं कि वह मैंगोक का अगला राजा बनने के योग्य नहीं है। CH मैंगोक, जो कबीले के संस्थापक कुलपति थे जिनका पहले उल्लेख किया गया था, यदि आपको याद नहीं है तो उन्होंने हमें क्रिम्सन जेड के भीतर एक अंधेरे सिलहोट दिखाया था। एच यह सुनने के बाद नाम हैरान है और सोच रहा है कि क्या यह वही आदमी है जिसके बारे में वह सोचता है कि यह है। वह कहता है कि वास्तव में चिल कबीला बहुत पुराना था और वह इस नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके पिता ने गोद लिए जाने के बाद कबीले को उसके चारों ओर केंद्रित कर दिया था। किसी और की छाया अभी तक नहीं दिखाई गई है। मैंगोक के साथ बात करना जारी रखता है, जो जवाब देता है कि इस लड़के ने अभी तक कुछ उल्लेखनीय नहीं किया है। व्हाइट एल्डर की टिप्पणियों से चिढ़ जाता है और पूछता है कि उसके कार्यों को गलत क्यों माना जाएगा। वह तब तक शिकायत करना जारी रखता है जब तक कि उसके पूर्वज चिल्लाना और उसे चुप रहने और उन्हें बाधित न करने के लिए कोसना शुरू नहीं कर देते। इस बिंदु पर हम उसके भाई हुक द्वारा बाधित होते हैं, जो उसके बगल में घोड़े पर अपनी हरी किताब पढ़ रहा था और एक तलवारबाज के बारे में बड़बड़ा रहा था। एच अपने भाई को मुस्कुराते हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ, और वह जवाब देता है कि वह जो उसने अभी पढ़ा उस पर विश्वास नहीं कर सका। 6 प्रहारों ने नेता को हरा दिया। एच ने पूछा कि डार्क डेमन पंथ क्या है, और उसका भाई समझाता है कि यह वह जगह है जहाँ से डार्क डेमन पैलेस की उत्पत्ति हुई है। इस कहानी के तथ्यों पर थोड़ा संदेह करते हुए उसका भाई स्पष्टीकरण जारी रखता है। एक मार्शल कलाकार होने के बावजूद जिसने ऐसी उपलब्धि हासिल की, उसके बारे में कई रिकॉर्ड नहीं हैं। तलवारबाज का नाम अज्ञात था और केवल एक चीज़ जो बची थी वह थी तलवार का उपनाम। देवता कोई नहीं जानता था कि वह किस परिवार से आया था या उसने अपना जीवन कैसे जिया था, क्योंकि सब कुछ रहस्य में डूबा हुआ था। केवल मिथकों को छोड़कर वह यह भी शिकायत करता है कि मार्शल आर्ट मास्टर साकन के पास कम से कम 2 थे इतिहास के अध्याय, लेकिन तलवार के देवता के बारे में केवल 3 पृष्ठ थे। क्रिम्सन जेड फिर पूछना शुरू करता है कि क्या लड़के ने कभी सोचा था कि प्राचीन चिल कबीले के वंशज गरीबी में क्यों रह रहे थे। यह हमारे नायक का ध्यान आकर्षित करता है, जो कहता है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने सोचा था कि एक शाही परिवार से विरासत सामान्य लोगों की तुलना में अधिक समय तक चलनी चाहिए। तब मंगिया ने अपने जीवन के दौरान एकत्रित की गई संपत्ति का खुलासा किया, जो उसकी मृत्यु के बाद पीछे रह गई थी। 1 लाख से अधिक सोने की छड़ें। लेकिन इस कुलीन की मृत्यु के बाद उसके कबीले का अधिकांश इतिहास समय के साथ खो गया और पीछे छोड़ी गई राशि एच को उस व्यक्ति से और भी अधिक प्रभावित करती है जिससे वह बात कर रहा था, क्योंकि सोने का वजन 375 टन से अधिक था। मंगोक पूछता है कि क्या लड़का उसके साथ एक सौदा करना चाहेगा, और यह पूछकर जवाब देता है कि यह किस प्रकार का सौदा होगा। कुलपति यह कहना जारी रखता है कि वे अभी भी शक्तिशाली सिमा कबीले के बारे में उसे याद आता है कि जब भी वह सेमा शब्द सुनता है तो उसे तीव्र क्रोध का आभास होता है। उसे यह भी याद आता है कि सेमा कबीला वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कबीला है और एक लोहे की कार्यशाला का मालिक होने के कारण मंद्रा की खोज को पूरा करना असंभव लगता है। वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उनके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर कुलपति एक अन्य नाम का उल्लेख करता है जो तुरंत जवाब देता है। वह पूछता है कि क्या वह व्यक्ति उस बच्चे को मार्शल आर्ट सिखा सकता है। वह हाँ का जिक्र करता है, जो उस आदमी के आदेश को स्वीकार करता है। फिर मंगिया हमें तलवार के देवता के रूप में जाने जाने वाले चीन से मिलवाता है, और अब हम उसका सिलहूट देखते हैं, जो हक की किताब में तलवारबाज के समान ही है। तलवार मकबरे का एकमात्र उत्तराधिकारी था, जिससे एच को याद आता है कि उसके भाई ने उसे इसके बारे में एक कहानी सुनाई थी। नायक चा ने लड़के को बताया कि उसने उसकी दुनिया देखी है और उसका ज्ञान और संस्कृति बहुत मूल्यवान है, जिसे वर्तमान ईआरए पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। उनमें से एक अंगंग हुआ को एक प्रस्ताव देता है कि यदि वे अपनी शक्ति को उसके ज्ञान के साथ जोड़ दें तो वे अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकते हैं
उसे अगले दिन आगे बढ़ने के लिए राजी कर लेते हैं। हम एच को एक अपरिचित सड़क पर चलते हुए देखते हैं और अपनी पिछली दुनिया की तुलना में दुनियाओं के बीच कुछ अंतरों को नोटिस करना शुरू करते हैं। यह जगह पहले से कहीं अधिक व्यस्त और अधिक जीवंत थी। नाम हैरान है और सोच रहा है कि क्या यह वही आदमी है जिसके बारे में वह सोचता है कि यह है। वह कहता है कि वास्तव में चिल कबीला बहुत पुराना था और वह इस नाम से जाना जाता था क्योंकि उसके पिता ने गोद लिए जाने के बाद कबीले को उसके चारों ओर केंद्रित कर दिया था। किसी और की छाया अभी तक नहीं दिखाई गई है। मैंगो के साथ बात करना जारी रखता है, जो जवाब देता है कि इस लड़के ने अभी तक कुछ उल्लेखनीय नहीं किया है। व्हाइट एल्डर की टिप्पणियों से चिढ़ जाता है और पूछता है कि उसके कार्यों को गलत क्यों माना जाएगा। वह तब तक शिकायत करना जारी रखता है जब तक कि उसके पूर्वज चिल्लाना और उसे चुप रहने और उन्हें बाधित न करने के लिए कोसना शुरू नहीं कर देते। इस बिंदु पर हम उसके भाई हुक द्वारा बाधित होते हैं, जो उसके बगल में घोड़े पर अपनी हरी किताब पढ़ रहा था और एक तलवारबाज के बारे में बड़बड़ा रहा था। एच अपने भाई को मुस्कुराते हुए देखकर पूछता है कि क्या हुआ, और वह जवाब देता है कि वह जो उसने अभी पढ़ा उस पर विश्वास नहीं कर सका। 6 प्रहारों ने नेता को हरा दिया। एच ने पूछा कि डार्क डेमन पंथ क्या है, और उसका भाई समझाता है कि यह वह जगह है जहाँ से डार्क डेमन पैलेस की उत्पत्ति हुई है। इस कहानी के तथ्यों पर थोड़ा संदेह करते हुए उसका भाई स्पष्टीकरण जारी रखता है। एक मार्शल कलाकार होने के बावजूद जिसने ऐसी उपलब्धि हासिल की, उसके बारे में कई रिकॉर्ड नहीं हैं। तलवारबाज का नाम अज्ञात था और केवल एक चीज़ जो बची थी वह थी तलवार का उपनाम। देवता कोई नहीं जानता था कि वह किस परिवार से आया था या उसने अपना जीवन कैसे जिया था, क्योंकि सब कुछ रहस्य में डूबा हुआ था। केवल मिथकों को छोड़कर वह यह भी शिकायत करता है कि मार्शल आर्ट मास्टर साकन के पास कम से कम 2 थे इतिहास के अध्याय, लेकिन तलवार के देवता के बारे में केवल 3 पृष्ठ थे। क्रिम्सन जेड फिर पूछना शुरू करता है कि क्या लड़के ने कभी सोचा था कि प्राचीन चिल कबीले के वंशज गरीबी में क्यों रह रहे थे। यह हमारे नायक का ध्यान आकर्षित करता है, जो कहता है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने सोचा था कि एक शाही परिवार से विरासत सामान्य लोगों की तुलना में अधिक समय तक चलनी चाहिए। तब मंगिया ने अपने जीवन के दौरान एकत्रित की गई संपत्ति का खुलासा किया, जो उसकी मृत्यु के बाद पीछे रह गई थी, 1 लाख से अधिक सोने की छड़ें। लेकिन इस कुलीन की मृत्यु के बाद उसके कबीले का अधिकांश इतिहास समय के साथ खो गया और पीछे छोड़ी गई राशि एच को उस व्यक्ति से और भी अधिक प्रभावित करती है जिससे वह बात कर रहा था, क्योंकि सोने का वजन 375 टन से अधिक था। मंगॉक पूछता है कि क्या लड़का उसके साथ एक सौदा करना चाहेगा, और यह पूछकर जवाब देता है कि यह किस प्रकार का सौदा होगा। कुलपति यह कहना जारी रखता है कि वे अभी भी शक्तिशाली सिमा कबीले के बारे में उसे याद आता है कि जब भी वह सेमा शब्द सुनता है तो उसे तीव्र क्रोध का आभास होता है। उसे यह भी याद आता है कि सेमा कबीला वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कबीला है और एक लोहे की कार्यशाला का मालिक होने के कारण मंद्रा की खोज को पूरा करना असंभव लगता है। वह यह साबित करने की कोशिश करता है कि वह उनके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर कुलपति एक अन्य नाम का उल्लेख करता है जो तुरंत जवाब देता है। वह पूछता है कि क्या वह व्यक्ति उस बच्चे को मार्शल आर्ट सिखा सकता है। वह हाँ का जिक्र करता है जो उस आदमी के आदेश को स्वीकार करता है। फिर मंगिया हमें तलवार के देवता के रूप में जाने जाने वाले चीन से मिलवाता है और अब हम उसका सिलहूट देखते हैं, जो हक की किताब में तलवारबाज के समान ही है। तलवार मकबरे का एकमात्र उत्तराधिकारी था, जिससे एच को याद आता है कि उसके भाई ने उसे इसके बारे में एक कहानी सुनाई थी। नायक चा ने लड़के को बताया कि उसने उसकी दुनिया देखी है और उसका ज्ञान और संस्कृति बहुत मूल्यवान है, जिसे वर्तमान ईआरए पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। उनमें से एक अंगंग हुआ को एक प्रस्ताव देता है कि यदि वे अपनी शक्ति को उसके ज्ञान के साथ जोड़ दें तो वे अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकते हैं। उसे अगले दिन आगे बढ़ने के लिए राजी कर लेते हैं। हम एच को एक अपरिचित सड़क पर चलते हुए देखते हैं और अपनी पिछली दुनिया की तुलना में दुनियाओं के बीच कुछ अंतरों को नोटिस करना शुरू करते हैं। यह जगह पहले से कहीं अधिक व्यस्त और अधिक जीवंत थी। वह अपने भाई के साथ शहर में घूमता है। हम देखते हैं कि एक स्थान के बीच में एक वृत्त में लोगों द्वारा कुछ झंडे पकड़े हुए हैं, जो अग्रभूमि में कुछ देख रहे हैं। हम देखते हैं कि सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति भी देख रहा है कि क्या हो रहा है,
उसका भाई एक आदमी से बातचीत शुरू करता है और मित्रतापूर्ण भाव से पूछता है कि क्या वह बीजिंग ओपेरा था। आदमी यह पूछकर जवाब देता है कि क्या वह शहर में अजनबी है, क्योंकि उसने पहले वहाँ ऐसा होते नहीं देखा था। वह उन्हें बताता है कि वह बोंग प्रांत से आता है, जो कि दूर की जगह है, जबकि वह खुद को बुजुर्ग से परिचय कराने का अवसर भी लेता है। हम देखते हैं कि एक नुक्कड़ नाटक एक ऐसी कहानी बता रहा है जो अब महत्वपूर्ण नहीं लगती है, लेकिन भविष्य में हमारा सामना किससे हो सकता है, इसके बारे में सुराग हो सकते हैं। हम दक्षिणी क्रिम्सन जेड दानव और दिव्य तलवार योद्धा को देखते हैं, जो सभी नाटक देखना शुरू करते हैं। अन्यथा, जिसने राक्षस को हराया, उस कहानी का नायक वास्तव में स्वर्गीय ठंडर तलवारबाज था, और इसे मार्शल आर्ट जर्नल में पहले ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए था। पुरुषों में से एक ने जवाब दिया कि उस शहर के मूर्ख मार्शल आर्ट जर्नल जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे दोनों हंसने लगते हैं। पुरुषों की बात सुनकर लोग अपने शहर से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें चुनौती नहीं देते। उनके चेहरे को देखकर डर महसूस करते हैं। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति पुरुषों से भिड़ने का फैसला करता है, और वह व्यक्ति एज का भाई था। महान हक क्रोधित होकर पूछता है कि वे तीनों किस तरह की बकवास कर रहे थे। वह अपने भाई के साथ शहर में घूमता है। हम देखते हैं कि एक स्थान के बीच में एक वृत्त में लोगों द्वारा कुछ झंडे पकड़े हुए हैं, जो अग्रभूमि में कुछ देख रहे हैं। हम देखते हैं कि सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति भी देख रहा है कि क्या हो रहा है। उसका भाई एक आदमी से बातचीत शुरू करता है और मित्रतापूर्ण भाव से पूछता है कि क्या वह बीजिंग ओपेरा था। आदमी यह पूछकर जवाब देता है कि क्या वह शहर में अजनबी है, क्योंकि उसने पहले वहाँ ऐसा होते नहीं देखा था। वह उन्हें बताता है कि वह बोंग प्रांत से आता है, जो कि दूर की जगह है, जबकि वह खुद को बुजुर्ग से परिचय कराने का अवसर भी लेता है। हम देखते हैं कि एक नुक्कड़ नाटक एक ऐसी कहानी बता रहा है जो अब महत्वपूर्ण नहीं लगती है, लेकिन भविष्य में हमारा सामना किससे हो सकता है, इसके बारे में सुराग हो सकते हैं। हम दक्षिणी क्रिम्सन जेड दानव और दिव्य तलवार योद्धा को देखते हैं, जो सभी नाटक देखना शुरू करते हैं। अन्यथा, जिसने राक्षस को हराया, उस कहानी का नायक वास्तव में स्वर्गीय ठंडर तलवारबाज था, और इसे मार्शल आर्ट जर्नल में पहले ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए था। पुरुषों में से एक ने जवाब दिया कि उस शहर के मूर्ख मार्शल आर्ट जर्नल जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ने में सक्षम नहीं होंगे, जिससे दोनों हंसने लगते हैं। पुरुषों की बात सुनकर लोग अपने शहर से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें चुनौती नहीं देते। उनके चेहरे को देखकर डर महसूस करते हैं, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति पुरुषों से भिड़ने का फैसला करता है, और वह व्यक्ति एच का भाई था। महान हक क्रोधित होकर पूछता है कि वे तीनों किस तरह की बकवास कर रहे थे। नायक फिर हुक को एक लंबा भाषण देना शुरू करता है, जो अपना सिर नीचे किए हुए सुनता है और कुछ भी कहने में असमर्थ होता है। फिर ज्यारे प्रकट होता है और एच उसे अपनी मेज पर बुलाता है। जैसे ही एच जैन उसके पास आता है और पूछता है कि दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन क्यों कहता है कि यह कोई गंभीर बात नहीं थी, और उसे बैठने के लिए कहता है। वह जीन जे से पूछता है कि वह नॉन कबीले और जैन के बारे में जो कुछ भी जानता है, वह उसे बताए। जेर जवाब देता है कि सभी जानकारी मार्शल आर्ट जर्नल में उपलब्ध है, लेकिन एच वास्तव में जानना चाहता था कि वे चीज़ें हैं जो किसी को नहीं बताई जाती हैं, जैसे संघर्ष और भ्रष्टाचार के मामले जिन्हें वे छिपाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से उस तरह की जानकारी एक साधारण व्यापारी के पास नहीं हो सकती है, लेकिन वह समझाता है कि इसे प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। वह कहता है कि रात की तितली या चांदनी के नीचे का जंगल नामक कोई व्यक्ति है जो उत्कृष्ट मुखबिर हैं, और उनके पास वे उत्तर हो सकते हैं जो वह खोज रहा है। हालांकि व्यापारियों के रूप में उनसे संपर्क करना बेहद मुश्किल होगा। नमोन कबीले के साथ बैठक की व्यवस्था करने में लगने वाला समय जॉन जेर बताते हैं कि इस कबीले से संपर्क करने के इच्छुक लोगों की संख्या प्रतिदिन सैकड़ों से अधिक हो जाती है।